अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 98, जहाँ द्वावा सोई से बोल रहा होता है, ऐसी हालत में कहाँ जा रही हो सोई? हाँ, एटलीस्ट मुझे तुम्हें एक जैकेट तो देने दो। सोई, अंदर आ जाओ। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ द्वावा सोई को हॉट टी देता है पीने के लिए। सोई, लो इसे पी लो। ओह थैंक यू। एंड देन द्वावा सोई के लिए कुछ पहनने को ढूंढने लगता है एंड द्वावा अपनी एक ब्लैक हुडी निकालते हुए बोलता है, इसे पहनकर घर चली जाना सोई, इसे पहन लो। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ द्वावा सोई के लिए कैब बुक कर देता है एंड उसे जाते हुए देख रहा होता है। तभी हमें बैकग्राउंड में द्वावा की वॉइस आती है, जहाँ द्वावा बोल रहा होता है, शुरुआत हमेशा सबसे मुश्किल होती है, जिसका मतलब ये हुआ कि चीजें अगर एक बार शुरू हो जाएं तो वो आसान लगने लगती हैं। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोई अगले वीक फिर से द्वावा के घर पर आती है एंड इस बार दोनों बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं एंड जहाँ सोई बोल रही होती है, तो तुम्हें क्या लगता है द्वावा, ग्रे कैसे रिएक्ट करेगा अगर एक दिन सिंडी अचानक से उसकी लाइफ से गायब हो जाए? द्वावा बोलता है, क्या वो अपनी मर्जी से गायब हो जाएगी? सोई बोलती है, हाँ। द्वावा बोलता है, वेल फिर मुझे लगता है कि ग्रे उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। सोई बोलती है, क्या सच में? द्वावा बोलता है, नहीं, शुरुआत में तो नहीं, लेकिन एट द एंड वो ऐसा ही करेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो सिंडी को ढूंढने की कोशिश करेगा तो वो उससे और दूर चली जाएगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सोई पर, जो एकदम फोकस होकर अपने नोट्स बना रही होती है एंड द्वावा सोई को देख रहा होता है। द्वावा सोई को देखकर हल्की सी स्माइल करता है। तभी हमें बैकग्राउंड में द्वावा की वॉइस आती है, जहाँ द्वावा बोल रहा होता है, जो दीवार मैंने हमारे बीच बनाई थी वो टूट रही थी, जो लाइन मैंने खींची थी वो धीरे धीरे गायब होती जा रही थी। तभी सोई द्वावा से बोलती है, अच्छा तो फिर ये बताओ। लेकिन तभी द्वावा अपना फेस टर्न कर लेता है और स्माइल करना बंद कर देता है एंड थोड़ा रूड होने की एक्टिंग करने लगता है और बोलता है, सोई तुम्हें घर नहीं जाना क्या? सोई द्वावा की बात सुनकर एकदम से खड़ी हो जाती है और बोलती है, मैं बस जा ही रही थी। ओके। तभी हमें बैकग्राउंड में द्वावा की वॉइस फिर से आती है, जहाँ द्वावा बोल रहा होता है, रेजोल्यूशन से रूखा कुछ नहीं होता, लेकिन आदत से डरावना भी कुछ नहीं हो सकता, और मैं एक ऐसी आदत डेवलप करते जा रहा था जो मुझे करनी ही नहीं चाहिए थी। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ द्वावा नॉर्मल डेज की तरह अपने रूम में आता है एंड नहाने के बाद टॉवल से खुद को सुखाने लगता है कि तभी द्वावा की नजर सिंडी द ब्लैक रोज ऑफ वर्सैलिस पर जाती है, जो पास ही रखी हुई होती है एंड द्वावा उस बुक को उठाता है एंड उसे पढ़ने लगता है। इसके बाद हमें रिम की पियानो एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रिम की टीचर रिम से बोल रही होती हैं, रिम तुम अपने सैटरडे को होने वाले प्रैक्टिस सेशन के बारे में भूली तो नहीं हो ना? रिम पलटती है और बोलती है, बिल्कुल नहीं। टीचर बोलती है, ओके प्रैक्टिस करती रहना। खैर मैं जानती हूँ तुम्हें याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। रिम बोलती है, ओके मैम। एंड रिम उस रूम से जाने लगती है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ रिम उस रूम से बाहर आ जाती है एंड कहीं जा रही होती है कि तभी रिम को दो लड़कियों की कन्वर्सेशन सुनाई देती है एंड जहाँ वो दोनों लड़कियाँ यूनियॉर्क के बारे में बातें कर रही होती हैं। अरे हाँ, पता है क्या, मैंने कल यूनियॉर्क को देखा था किसी दूसरी एकेडमी में। कौन, यूनियॉर्क को? हाँ वही। ये सुनकर रिम वहीं पर रुक जाती है और उन लड़कियों की पूरी बात सुनने लगती है। अच्छा, वैसे तुमने उसे किस एकेडमी में देखा था? पहली लड़की बोलती है, उस एकेडमी में जिसमें मेरा छोटा भाई जाता है। दूसरी लड़की बोलती है, ओह, पर मैंने तो सुना था कि यूनियॉर्क ने पियानो बजाना छोड़ दिया था ताकि वो अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सके। पहली लड़की बोलती है, वैसे वो कोई बड़ी एकेडमी नहीं है, वहाँ बस एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे जाते हैं या फिर बड़े लोग जो अपने 30s में हो और जो बस पियानो एज अ हॉबी की तरह सीख रहे हो। दूसरी लड़की बोलती है, तो क्या यूनियॉर्क बस मजे के लिए वहाँ पर जाता है?
तभी वहाँ पर रिम आती है और उन लड़कियों से बोलती है ये एकेडमी कहाँ पर है। हाँ, एंड वो लड़की रिम को एकेडमी का नाम बता देती है। इसके बाद रिम उस लड़की से और भी डिटेल्स पूछने लगती है, लाइक उस लड़की ने यूनियॉक को कब, कैसे, किस टाइम पर देखा था। रिप्लाई में वो लड़की बताती है कि उसे वो दिन स्पेसिफिकली याद तो नहीं है, बट हाँ, यूनियॉक नॉर्मली वहाँ पर 7 बजे के अराउंड आता है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है जहाँ शाम 7 बजे रिम उसी एकेडमी के बाहर खड़ी हुई होती है। तभी हमें बैकग्राउंड में रिम की वॉइस आती है जहाँ रिम बोल रही होती है, मुझे गुस्सा आता था जब लोग मुझे देखकर कहते थे कि मैं उदास रहती हूँ। एंड देन हमें रिम के बचपन का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग रिम को बोल रहे होते हैं, हे लड़की, थोड़ा खुश रहा करो, स्माइल किया करो, इतने सुंदर चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन अच्छे नहीं लगते। भगवान ने तुम्हें एक सुंदर चेहरा दिया है और इस चेहरे पर स्माइल अच्छी लगती है, समझे? एक बच्चा इतना उदास कैसे रह सकता है? ओ बेचारी, अरे इसने अपने पेरेंट्स को बचपन में ही खो दिया था, तो नॉर्मल सी बात है कि उदास ही रहेगी। एंड देन हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ रिम स्माइल करने की प्रैक्टिस कर रही होती है। एंड देन हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लेडीज रिम से बोल रही होती हैं, अरे रिम, तुम तो बहुत खुश लग रही हो। हाँ, सही कहा, अब तो एक गंदी और बेचारी भी नहीं लग रही। हे रिम, क्या वो लोग अच्छे हैं? रिम, तुम तो बहुत लकी हो जो तुम्हें ऐसा परिवार मिला। हाँ, सही कहा रिम, तुम सच में लकी हो जो तुम्हें इस परिवार के लोग मिले। आजकल कितनी न्यूज आती रहती है चाइल्ड अब्यूज को लेकर, पर तुम खुश नसीब हो। एंड देन हमें रिम को दिखाया जाता है जो मिरर के सामने खड़ी होकर स्माइल करने की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी हमें कुछ स्टूडेंट की वॉइस आती है जो रिम के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तुम्हें पता है क्या, रिम और सोई दोनों साथ में रहती हैं। क्या ये दोनों बहनें हैं? पर लगती नहीं है ना। डमी, तुम्हें इस बारे में पता नहीं है क्या? किस बारे में? ये दोनों बहनें नहीं हैं, दोनों के सरनेम्स भी अलग अलग हैं। ओह, तो इसका मतलब रिम बस सोई की फैमिली का फ्री में फायदा उठा रही है। वाह यार, मुझे तो लगता था कि रिम इनके परिवार की सबसे छोटी बेटी है। हाँ, सही कहा, रिम के बिहेवियर से तो ऐसा लगता ही नहीं है। रिम हमेशा इतना खुश और चेयरफुल रहती है कि उसे देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता कि वो अडॉप्टेड है। एंड देन हमें फिर से रिम को दिखाया जाता है जो मिरर के सामने खड़ी होकर स्माइल करने की प्रैक्टिस कर रही होती है ताकि वो पूरी दुनिया को बहुत खुश और चेयरफुल लगे। रिम के दिमाग में बाकी सभी लोगों की बातें घूम रही होती हैं। एंड तभी हमें वो आवाजें सुनाई देती हैं, तुम्हें पता है क्या, रिम तुम बहुत सुंदर हो। रिम, तुम कितनी लकी हो यार, तुम सुंदर हो, इंटेलिजेंट हो, पियानो भी बहुत अच्छा बजा लेती हो। मेरा मतलब तुम हर चीज में कितनी परफेक्ट हो, बिल्कुल किसी ऑलराउंडर की तरह। तुम्हारे पेरेंट्स तो इस बात पर बहुत खुश होते होंगे ना, वो तो बहुत प्राउड फील करते होंगे कि तुम उनकी बेटी हो। सही कहा ना? क्या? मुझे तो पता ही नहीं था कि रिम के साथ ऐसा हुआ था। बेचारी रिम। रिम, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में रिम की वॉइस आती है जहाँ रिम बोल रही होती है, लोग प्रिटी और ग्लूमी जैसे शब्द बिना कुछ सोचे समझे यूज कर लेते हैं जबकि उन्हें हकीकत का अंदाजा तक नहीं होता। असल में इस डार्कनेस और इस शैडो को सिर्फ वही समझ पाते हैं जिन्होंने कभी उसे महसूस किया हो। बिल्कुल इसी तरह मैंने तुम्हें पहचान लिया, यूनियॉक। एंड इसके बाद हमें एक दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिम, यूनियॉक और उनके कुछ दोस्त एंजॉय करने के लिए कैरियोके आए हुए होते हैं। तभी हमें रिम को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है, कितना लाउड म्यूजिक है। हाँ, ड्रिंक्स। एंड देन रिम यूनियॉक के थोड़ा पास आकर बोलती है, हे यूनियॉक, मुझे वो ड्रिंक पास करना। बट यूनियॉक नहीं सुनता। हाँ, हे यूनियॉक। और इस बार भी यूनियॉक का कोई रिएक्शन नहीं होता। तभी रिम यूनियॉक के हाथ पर टच करती है। यूनियॉक रिम की तरफ देखता है एंड रिम के एक्सप्रेशन देखकर यूनियॉक को ये रियलाइज हो जाता है कि रिम शायद उससे कुछ कह रही थी। ओह सॉरी, मैंने सुना नहीं, तुम क्या बोलना चाहती थी? बोलो, रिम बोलती है। वो, क्या तुम मुझे ड्रिंक पास कर दोगे? एंड यहाँ पर रिम को काइंड ऑफ शक होने लगता है कि शायद यूनियॉक का भी कोई सीक्रेट है जिसे वो छुपा रहा है। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है
जहाँ एक दिन रिम यूं ही बैठे हुए म्यूजिक सुन रही होती है, बट जो रिम के हेडफोन्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं एंड एक हेडफोन में आवाज आना कम्प्लीटली बंद हो जाती है। एंड रिम अपना शक दूर करने के लिए वो खराब वाला हेडफोन यूनियॉक को दे देती है। हे यूनियॉक, थोड़ा म्यूजिक सुनोगे? एंड रिम जानबूझकर वो खराब वाला हेडफोन यूनियॉक के राइट ईयर में लगा देती है। एंड काफी देर के बाद भी जब यूनियॉक कुछ भी नहीं बोलता कि हेडफोन में से आवाज क्यों नहीं आ रही, तब रिम का शक हकीकत में बदल जाता है एंड उसे ये पता चल जाता है कि यूनियॉक अपने राइट ईयर से सुन नहीं सकता। एंड तभी रिम मन में बोलती है, तो मैं सही थी। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में रिम की वॉइस आती है, जहाँ रिम बोल रही होती है, यूनियॉक, तुम्हारे अंदर मेरी तरह ही वो दर्द, बेचैनी, अकेलापन और छोड़ दिए जाने का एहसास है, और साथ ही बहुत सारी गिल्ट जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाती रहती है। पर ये सब किस वजह से है, वो वजह मैं नहीं जानती। तुम्हारे अंदर वो शैडो, वो डार्कनेस क्यों है, इससे मैं अनजान हूँ। एंड देन हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं, जहाँ रिम पियानो एकेडमी के अंदर होती है और यूनियॉक को बाहर से देख रही होती है, जो कि पियानो बजाते हुए बहुत खुश होता है एंड यूनियॉक सोई के साथ होता है और ये देखकर रिम को बहुत बुरा लगता है। एंड तभी हमें बैकग्राउंड में रिम की वॉइस आती है, जहाँ रिम बोल रही होती है, हमारा धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होना पेनफुल था, पर इससे भी ज्यादा जो पेनफुल था वो था तुम्हें किसी और का होते हुए देखना। ये चीज मुझे बहुत देर के बाद रियलाइज हुई। मुझे तुमसे कोई कनेक्शन या सेंस ऑफ आइडेंटिटी नहीं चाहिए था यूनियॉक। जो चीज मुझे तुमसे हमेशा से चाहिए थी वो तुम खुद ही थे। पर अब मैं क्या करूं? अगर मैं टाइम में फिर से वापस जा सकूं तो क्या मैं कुछ बदल पाऊंगी? मैं बस अपना दर्द कम करने का तरीका ढूंढ रही थी, पर अब यूनियॉक, मैं तुम्हारे पास वापस आने का तरीका ढूंढना चाहती हूँ।